बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर शुमाइला गफ़ार और आप देख रहे हैं सेहत सबके लिए। नाज़रीन, सेहत बेहतर करने के दो ही तरीके हैं। एक कि सेहत की सहूलियात को बेहतर कर दिया जाए और दूसरा ये कि प्रिवेंशन पर काम किया जाए। प्रिवेंशन जो है वो आजकल मॉडर्न जो हेल्थ साइंसेज़ हैं उसकी एक बहुत अहम ब्रांच बनती जा रही है और दुनिया भर में इसमें बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। अब प्रिवेंशन कैसे की जाती है? लोगों को एजुकेट करके, उनमें आगाही पैदा करके, उनको इन्फॉर्म करके कि बीमारियों की जो वजूहात हैं वो क्या हैं, इनके सिम्टम्स या अलामात क्या होती हैं। क्योंकि जब किसी शख्स को वजूहात का पता होगा तो वो उन पर काबू पा सकता है, उन पर काम कर सकता है। इसी तरह अगर अलामात का पता होगा तो बहुत जल्द डॉक्टर के पास जाया जा सकता है, जिससे डैमेज को कंट्रोल किया जा सकता है और जो पेशेंट की सफरिंग है उसको भी कम किया जा सकता है। और यही विज़न था हमारा इस प्रोग्राम को शुरू करने का। और इस विज़न में, इस सफ़र में हमारा साथ देते हैं मेजर जनरल रिटायर्ड अज़हर महमूद कियानी साहब, जो कि एक नामवर कार्डियोलॉजिस्ट हैं। कई अहम शोबों पर सर्व कर चुके हैं, AFIC को कमांड कर चुके हैं, RIC के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रह चुके हैं, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के पर्सनल फिजिशियन भी रह चुके हैं और इनकी खिदमात के नतीजे में इनको हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री से भी नवाजा गया है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी सर, ठीक आपकी तो एक लॉन्ग लिस्ट है माशाल्लाह, बताते हुए भी इट टेक्स टाइम। और जिस कदर आप इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं और हमारे प्रोग्राम के लिए भी टाइम निकालते हैं, हम काफ़ी मशकूर हैं आपके। मैं चाहती हूँ कि आज हम ज़रा दोबारा से स्टार्ट लें कि जो दिल की बीमारियाँ हैं इनकी वजूहात क्या हैं। जी, वो आपने आई थिंक जो शुरू में जो बात की कि इसमें प्रिवेंशन जो है वो सबसे बड़ी चीज़ है और उससे हम बीमारियों को रोक सकते हैं। और हमारा जैसे मुल्क है जिसमें हमारी अपने माशी वसाइल हैं, मसाइल हैं हमारे, और उसमें से जो सबसे अच्छी चीज़ है वो है कि परहेज़ करें ताकि बीमारी हो ही ना, और आपका जो ख़र्चा उसके इलाज पे होता है या तशख़ीस पे होता है वो हो ही ना। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेट करें, और एजुकेशन का जो लेवल है वो शुरू से ही बच्चों से शुरू हो जाना चाहिए। जब बच्चा पैदा होता है या स्कूल में जाता है तो स्कूल में बच्चों को एजुकेट करना शुरू कर दें कि कैसे आपने सेहतमंद रहना है। और यही चीज़ आगे कम्युनिटी लेवल पे, गांव है, महल्ला है, शहर है, वहाँ पे एक कम्युनिटी लेवल पे सबकी तरबियत होनी चाहिए कि अच्छी ग़िज़ा क्या है, सेहतमंद ग़िज़ा क्या है, वर्जिश की कितनी अहमियत है, सोने की कितनी अहमियत है, गैर ज़रूरी टेंशन ना लेने की कितनी अहमियत है, और अपने आप को टेंशन से कैसे बचाया जा सकता है। ये जब चीज़ें होंगी तो बहुत सारी जो बीमारियाँ आपकी, जिसमें दिल की बीमारी है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, और जो क्रॉनिक डिजीज़ हैं, वो उन सब से बचा जा सकता है। ये जब हमने इस पे ज़ोर देना शुरू किया तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारे यहाँ बीमारियों की जो है वो इंसिडेंस काफ़ी कम हो जाएगा, और साथ साथ हमारा जो एक्सपेंडिचर है सेहत के ऊपर वो भी काफ़ी, इस पे हमने तो जो दी नहीं, ये हमारी प्रायोरिटी नहीं है। अगर ये प्रायोरिटी हमारी हो जाए तो ये बड़े बड़े अस्पताल या बड़े बड़े खर्चे और बड़े बड़े जो इलाज हैं जिस पे करोड़ों और अरबों रुपये लगते हैं, बल्कि खरबों रुपये लगते हैं, इनसे बचत हो सकती है। और हमने एक जो चीज़ देनी है कि एक सेहतमंद घर हो, सेहतमंद खुराक हो, सेहतमंद आदतें हों, सोना हो, टेंशन में ना हो, सिगरेट ना पीना हो, मोटापा ना हो, वर्जिश जो है वो एक आपकी डेली की रूटीन हो, तो बहुत सारी बीमारियों से हमसे बच सकते हैं। जी, ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि बचपन से ही एजुकेट किया जाए बच्चों को। और आई वॉज़ वेरी हैप्पी टू सी कि आजकल मैंने देखा कि ये रुझान काफ़ी बढ़ गया है। लोग वॉक कर रहे होते हैं मुख्तलिफ पार्क्स में, मैंने जाके देखा। लेकिन जो चीज़ लैकिंग है वो अभी भी ये है कि जिस तरह मियाँ बीवी वॉक कर रहे हैं तो बच्चे साथ नहीं होते। तो ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि बच्चों को भी इन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें। और सिर्फ बच्चों का काम पढ़ना नहीं है, अगर वो बचपन से हेल्दी होंगे तो आगे जाके उनका लाइफस्टाइल भी हेल्दी होगा। और डेफिनेटली जो आगे आने वाली जनरेशन है उस पर हमें काम करना है। और प्रिवेंशन तो आजकल जिस तरह की जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भी इस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। तो जो हमारी कंट्रीज़ हैं पसमानदा, उनमें तो फिर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो सर थोड़ा सा वजूहात बताएं कि ठीक है, आपने कहा कि स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल है, अगर हम एक्सरसाइज वगैरह कर लें तो इससे बीमारियाँ कम हो सकती हैं। वजूहात क्या है? एक तो स्ट्रेस हो गया, तो क्या कोई मोर्सी या जेनेटिक फैक्टर्स भी हैं, कुछ मॉडिफाइबल फैक्टर्स भी हैं जिनको मॉडिफाई किया जा सकता है? जी जी, उसमें देखें कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो आप बदल नहीं सकते। देखें, आप अपना जेंस अपनी बदल नहीं सकते। मर्दों में ये बीमारी ज़्यादा होती है, और आप अगर मर्द हैं तो चांसेस है कि आप में ये बीमारी ज़्यादा होगी। फिर अगर आपकी फैमिली में डिजीज़ है, यानी ख़ानदानी मोर्सी बीमारी आ रही है, आप ख़ानदान नहीं बदल सकते,
बिल्कुल। और उसमें आपको जेनेटिक्स में आ गई है बीमारी और आनी है आपको बीमारी, और आपने पहले दिन से एहतियात करनी है। या जने आपको पता हो कि आपके ख़ानदान में बीमारी है, ख़ानदान का मतलब यह है कि आपके वालदैन, आपका ददयाल, आपका ननियाल, यानी आपके चचा, ताया, फूफी, खाला, मामू, अगर उनको है तो चांसेस हैं कि आपको भी ज़्यादा होगी। और आप पहले दिन से एहतियात जब करेंगे, यानी आप अपनी सेहतमंद खुराक करें जिसमें चिकनाई का इस्तेमाल ना हो, मोटापा ना हो, मीठी चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, सिगरेट ना पिएं, वज़न ना बढ़ने दें, तो ये बीमारी हो सकता है कि आपकी इस चीज़ से 10 से 15, अगर आनी भी है आपको तो 10 से 15 साल लेट हो जाए। तो वो जो लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं, मेरी उनको ये रिक्वेस्ट है कि देखें ज़रा अपने इर्द गिर्द ख़ानदान में नज़र दौड़ाएं कि आपके ख़ानदान में किस किस को ये बीमारी, अगर बीमारी है तो चांसेस है कि आपको होगी ये बीमारी। अच्छा। और आप आज से एहतियात करना शुरू कर दें, कम खाना खाएं, सादा खुराक खाएं, वज़न ना बढ़ने दें, रोज़ाना आधा घंटा घंटा तेज़ पैदल चलें, सिगरेट ना पिए, नींद अपनी पूरी करें और गैर ज़रूरी टेंशन ना लें। ठीक है, यहाँ पर कॉलर है, उनको लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी बहन, मैं जावेद बोल रहा हूँ गुजरावाला। जी जावेद साहब, सवाल पूछे। तो 2-3 दिन पहले मेरी डॉक्टर साहब से बात हुई थी ट्राइग्लिसराइड के बारे में। डॉक्टर साहब ने जो हदायत मुझे दी थी उस पर मैंने अमल दरामद किया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वो जो लेवल है वो अभी नॉर्मल हो। अच्छा, बहुत अच्छी बात है ये तो। डॉक्टर साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। ठीक। और दूसरा बहन, टीवी पे तो आप अवेयरनेस बहुत जो है ना फैला रहे हैं, हम ये देखते हैं ये सारी चीज। अगर मेरी डॉक्टर साहब से ये रिक्वेस्ट है कि हमारे जो इक़्तिदार में लोग बैठे हैं या जो बच्चों के एजुकेशन के लिए निसाब बना, तो क्या ये नहीं हो सकता मिडिल और मैट्रिक लेवल पे ये सेहत के बारे में कुछ चंद चीजें ये थोड़ी बहुत ये अवेयरनेस ताकि बच्चों में आ जाए, ताकि वही बड़े हो के हमारा मुस्तकबिल होते हैं। बिल्कुल। हम जो आजकल बच्चे जो है वो नॉर्मल जो हमारी कुदरती जो नेचुरल खुराक है उससे अवॉइड करके मतलब दूसरी चीजों पे पड़े हुए हैं। तो ये चीज अगर सेहत के नाम पे अफसाने सेहत की इस तरह के मैट्रिक और मिडिल के निसाब में डाल दी जाए तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो। बड़ी अच्छी बात की आपने। जी, अच्छा ये बताइएगा आपने क्या किया जिससे आपके जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं वो कम हुए? थोड़ा सा नाज़रीन के साथ शेयर कीजिएगा। जी, डॉक्टर साहब ने मुझे कहा था कि रोजाना जो है ना सुबह शाम जो है ना 3-4 किलोमीटर प्रॉपर वॉक किया करें, टाइम रख। सही। तो वो मैंने प्रॉपर वॉक किया। बाकी खाने पे मतलब थोड़ा बहुत मतलब खाने की क्वांटिटी थोड़ी सी रिड्यूस किया, थोड़ा सा भूखा रख के ना। सही। वो करके इस तरीके से सब्जी और फ्रूट का इस्तेमाल ज्यादा किया था अल्हम्दुलिल्लाह। साथ ये बादाम वगैरह भी सुबह फर्स्ट टाइम बादाम और अखरोट वगैरह जो है ना, ठीक है, ये थोड़े बहुत मैं पानी में भिगो के। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया और हमें बताया। हम बहुत खुश हैं कि आपके जो लेवल्स हैं वो नॉर्मल हो गए हैं, इसको आपने कंटिन्यू करना है। और आपने बड़ी अच्छी बात की, उस पर भी हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह से निसाब में हम इन चीज़ों को शामिल कर सकते हैं। शुक्रिया कॉल करने का। जी ये आई थिंक इन्होंने बड़ी अच्छी बात की और ये हम सब यही तजवीज़ करते हैं। और जो हमारा महकमा सेहत है और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, जो फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, जिसका काम है इस तरह की पॉलिसीज़ बनाना, कि उसमें से निसाब में आप प्राइमरी से ही निसाब में शामिल करें। बिल्कुल। वो हाइजीन का है, फिर बाकी जो आपकी अनहाइजीनिक कंडीशन की वजह से बीमारियाँ होती हैं उससे बचा जा सकता है। फिर ये जो क्रॉनिक डिजीज़ हैं इनसे बचा जा सकता है। ये निसाब में शामिल हों, पढ़ाई जाएं और अमल करवाया जाए बच्चों को अमली वहाँ पे। मैं अभी जब अपने गांव में जाता हूँ तो मेरे गांव में 2 स्कूल हैं। अच्छा। एक लड़कियों को एक लड़कों का। तो मैं वहाँ पे आई मेक इट अ पॉइंट कि ये चीज़ें मैं खुद जाके उन्हें बताऊँ। ठीक। और उनका जो एनुअल फंक्शन होता है उस एनुअल फंक्शन को मैं अटेंड करता हूँ। फिर मैंने उन्हें कहा हुआ है कि मेरा बीच में एक डूज एंड डोंट्स वाला एक लेक्चर ज़रूर रखा करें। अच्छा। ताकि एक तो ये होता है कि आप जब अपने गांव में जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये डॉक्टर साहब हमारे गांव से हैं, फिर आर्मी में थे, उस रैंक पे पहुंचे हैं। तो बच्चे इंस्पायर भी होते हैं और फिर बच्चे इंस्पायर होकर उससे को फॉलो करते हैं। कुछ बहुत सारे बच्चे तो ऐसे अच्छे होते हैं जो बहुत आगे निकल जाते हैं। तो ये चीज़ें वहाँ पे करने की ज़रूरत है और निसाब में डालने की ज़रूरत है। देखेंगे कि आपके यहाँ बीमारी का जो है इंसिडेंस वो बहुत कम हो जाएगा। और हमारे बहुत सारे लोग और जब एहतियात, जैसे देखें ना, इन्होंने एहतियात की और इनका किसी गोली की ज़रूरत नहीं पड़ी, इन्होंने एक डाइट पे एहतियात की, दूसरा वॉक करनी शुरू की और इनका ट्राइग्लिसराइड जो है नीचे चला गया। अब वो दवाई उसके लिए क्यों लें जब सिर्फ एक्सरसाइज और डाइट के साथ ही आपकी चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाए। दवाई तो उस सूरत में होती है जब मजबूरी होती है कि आपने ये सारी चीज़ें ट्राई कर ली, एक्सरसाइज और डाइट कर रही है और फिर भी काबू नहीं आ रहा, तो फिर मजबूरी है, फिर आपको दवाई लेनी पड़ती है। और ये इस बात का वाज़ेह सबूत है कि आप सिर्फ वॉक करके, अपनी डाइट को कंट्रोल करके अपनी बीमारी को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर कॉलर है, उनको लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? हैदराबाद से सिकंदर बोल रहा हूँ।
जी सिकंदर साहब सवाल पूछे। हार्ट का मसला है। ठीक है। पहले एंजियोप्लास्टी हुई थी। ठीक है। मेरी एज है 89। ठीक है। एंजियोप्लास्टी कब हुई थी आपकी? 2003 में। ठीक है। अभी वो टांगे बहुत सुन्न है, प्लेटलेट्स बिल्कुल गिर गए हैं। कितने? शुगर थी वो रिवर्स हो गई है। अच्छा। ब्लड प्रेशर भी कम है। अब क्या किया जाए? प्लेटलेट अच्छा। कितने हैं आपके? प्लेटलेट 120 है। हाँ तो वो गिरे तो नहीं, वो तो नॉर्मल है, 1 लाख से ऊपर होने चाहिए, वो नॉर्मल है। और बाकी क्या चीजें थी? ये नमनेस है लेग्स में। जी जी। और इसके अलावा? वर्टाइगो भी है जी मैं अपना वॉक करता हूँ सुबह शाम आधा घंटा, जी। लेकिन दीवारों को पकड़ पकड़ के करता हूँ, कोई ताकत नहीं है। ठीक है। जी। और शुगर वगैरह तो नहीं है आपको? शुगर थी, अभी रिवर्स हो गई है 3 साल 4 साल से। और ब्लड प्रेशर आपका ठीक है? ब्लड प्रेशर ठीक है। दवाइयाँ ले रहे हैं कोई? ब्लड प्रेशर दवा ले रहे हैं, पहले 2 दफा, अभी 1 दफा लेते हैं। जी कौन सी नाम याद है आपको? ये अपना इजी डे है जी 55 जी ठीक। और एस कार्ड दोनों लेना। हाँ फर्स्ट क्लास, ठीक है। ठीक है। ठीक है जनाब, मैं आपका सवाल का जवाब देते हैं। ये बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी 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 सर। जी। आई थिंक एज माशाल्लाह इनकी 89 89 है, है और माशाल्लाह। 89 जो है वो ज़बरदस्त। आई थिंक इन्होंने बड़ी अच्छी सेहत अपनी रखी। अभी कोई बात नहीं है, ये जो इन्होंने जितने मुझे सिम्टम्स बताए हैं ये नॉर्मल इस उम्र पे हो जाते हैं। ठीक है। और इस उम्र में जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपनी वॉक को जारी रखें, और वॉक जब करेंगे तो आपकी टांगों में भी जान आएगी और आपका बैलेंस भी ज़रा ठीक होगा। और बेहतर ये होता है कि स्टेज पे जहाँ पे आप ज़रा थोड़े से लड़खड़ाएं या आपका बैलेंस ख़राब हो तो हाथ में स्टिक या छड़ी स्टिक हो तो बहुत वो सपोर्ट आपको मिल जाती है। कहीं आपको चक्कर आता है या थोड़ा सा लड़खड़ाते हैं तो स्टिक का आप सहारा ले लेते हैं और गिरने से बच जाते हैं, क्योंकि इस उम्र पे गिरने के बहुत ज़्यादा नुकसान हैं, बोन वोन्स जो है वो फ्रैक्चर हो जाती हैं। दूसरा जो है, ये जो इनको चक्कर आते हैं वो नॉर्मल पोस्टरल ड्रॉप होता है कि आप जब बैठ के खड़े होते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर टांगों में गिर जाता है, और वो जो है आप ऊपर ब्रेन में इतना ब्लड नहीं रहता तो आपको चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद रिफ्लेक्सेस होते हैं वो स्लो होते हैं, नीचे वाली नालियां सुकड़ जाती हैं, ब्लड प्रेशर ठीक होता है तो आपका चक्कर ठीक हो जाता है। तो इसलिए जब भी आप उठें तो आराम से उठें, झटके से ना उठें, और फिर खड़े होके चंद सेकंड्स के लिए अपने आप को स्टेबल करें। जब तक कि आपका ब्लड प्रेशर स्टेबल ना हो जाए फिर आप चलना शुरू करें, वरना आपको वो चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। और अगर फिर भी ऐसे ही आते रहे तो दिन में 2 दफ़ा प्रैक्टिस जरूर कर लें कि आप सीट पे बैठ के और खड़े हो जाए। अच्छा। फिर बैठ के वो जो उठक बैठक जो करते हैं ना वो वाली वो एक्सरसाइज करें, कोई 10 दफ़ा ये करें, आराम आराम से करें, अपना टाइम लेके करें, जल्दी में ना करें। उससे आपके रिफ्लेक्सेस जो है वो दोबारा रीएक्टिवेट हो जाते हैं और पहले से ब्रिस्क हो जाते हैं, और ये जो खड़ा होने से आपको सीने चक्कर आता है या ब्लड प्रेशर ड्रॉप होता है वो नहीं होता। नमनेस जो है वो नॉर्मली हो जाती है, एजिंग है और नर्व्स की भी एजिंग है, तो उसमें से वाइटामिन्स कोई ना कोई वाइटामिन्स ले लिया करें। और अपनी 3 चीज़ों का ध्यान रखें खाने में, कि दूध का गिलास स्किम्ड गिलास बगैर मलाई के ज़रूर होना चाहिए, अंडे की सफ़ेदी 1 की बजाय 2 सफ़ेदियाँ ज़रूर होनी चाहिए, और जर्दी समेत हफ्ते के 2 अंडे आप खा लिया करें। और तीसरा जो है वो सूप या यखनी ज़रूर ले लिया करें। ये जो ओल्ड एज है उसमें भूख बड़ी कम हो जाती है और आपको भूख कम लगती है, खाना आप कम खाते हैं, तो ये 3 चीज़ें आपको एनर्जी देती हैं। और जो सीजनल फ्रूट आपके पास पड़ा हुआ है, जो फ्रूट है उस फ्रूट को आप ज़रूर खाएं, तो आप में एनर्जी ताकत रहेगी, और वाइटामिन जो हैं वो आप साथ लेते रहे तो इंशाल्लाह आपकी ताकत जो बिल्कुल रहेगी। जिस तरह कि आपने बताया कि अगर ये अपने रिफ्लेक्सेस पर काम करेंगे, अपनी डाइट को हेल्दी रखेंगे, तो इनके जो काफ़ी मसला है वो सॉल्व हो जाएगा। और ये भी बड़ी आपने अच्छी बात की, आई एम ग्लैड। हम हमेशा अपने प्रोग्राम में ये बताते हैं पेशेंट्स को कि उन्होंने किस तरह से थोड़ा टाइम लेना है और फिर उठना है, सो दैट उनके रिफ्लेक्सेस जो हैं वो सही से काम करें। यहाँ पर कॉलर हैं, उनको लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? अटक से अब्दुल रहीम बोल रहा हूँ जी। जी सवाल पूछे। मेरा ये है कि मैं दिल का और शुगर का मरीज हूँ। ठीक है। मैं अभी मेरी 10 तारीख को एंजियोग्राफी हुई है, उसमें AYC में, उसमें उन्होंने मुझे कहा है जी कि आपकी देखते हैं या तो स्टंट पड़ेगा वरना बेडरूम से आप साफ करते हैं, रुकावट है। फिर बेडरूम से उन्होंने वो रुकावट साफ की, जो प्लास्टिक की, तो मुझे कहा जी ठीक है, मैं आ गया। लेकिन मुझे फिर तकलीफ हुई, मैं फिर गया 17 तारीख को, फिर मेरी दोबारा एंजियोग्राफी हुई है। अच्छा। तो उन्होंने कहा जी, दूसरे डॉक्टर साहब ने जदन नसीर ने की थी, उन्होंने कहा जी वो पूरी तरह खुली नहीं है, लेकिन आप दवाइयों से गुजारा करें। 10 दिन मैं वहाँ एडमिट रहा,
लेकिन मुझे अब भी तकलीफ हो जाती है, दिल जो है बैठने लगता है, ऐसे महसूस होता है, पसीने आने लगते हैं, ऐसे महसूस होता है जैसे मेरा दिल अभी बंद हो जाएगा। ठीक मैं है। अब ये है कि डॉक्टर साहब से कल मैं अभी टाइम लेने की कोशिश कर रहा हूँ, कल मैं डॉक्टर साहब के पास जाऊंगा, जनरल कैरी साहब के पास, इनसे ओपिनियन लेके फिर मैं AFIC जाऊंगा। ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि मैं दवाइयाँ भी बाकायदगी से खाता हूँ। ये मेरी 4 साल पहले ये हुई थी, जो स्टार्ट एक 19 में पड़ा था, एक 21 में। ठीक उसके है। बाद मुझे मुसलसल तकलीफ रहती थी। अभी मेरी 2 दफा यानी एंजियोप्लास्टी हुई है, फिर हफ्ते बाद एंजियोग्राफी हुई है। अब मैं तकलीफ तो मुझे अब भी वैसी है, पसीना आ जाता है, दिल बैठने लगता है, दर्द भी हो, बल्कि बाद का तो सांस लेने से ये राइट साइड पे मेरे के बिल्कुल दाएं तरफ वो भी सांस लेने से दर्द होता है, वैसे भी दर्द होता है। तो डॉक्टर साहब से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं अभी टाइम लेने की तो कोशिश करूंगा, टाइम मिल गया तो ठीक है, वरना बराए मेहरबानी कल मैं आऊंगा, मुझे चेक करने, और फिर उसके बाद मैं इनका ओपिनियन लेने के बाद मैं AFIC जाऊंगा। अभी मुझे बताया कि ये मुझे क्यों होता है, हालांकि मैं एक दफा जो प्लास्टिक किया उन्होंने साफ किया है, फिर एंजियोग्राफी किया, उन्होंने कहा कि अभी भी कोई थोड़ी सी रुकावट है, अब मैं क्या करूं। उम्र कितनी? ठीक है, यानी उम्र ये क्या तो- है तो आपकी? ये 10 को हुई है, 10 जी, आपने वो 8 बताया। को, और दूसरी 17 को हुई है। ठीक है, ये बताइएगा उम्र कितनी है आपकी, और शुगर वगैरह भी है आपको, ब्लड प्रेशर की मुझे- दवाइयाँ वगैरह लेने? मुझे 36 साल से शुगर है और मेरी उम्र 70 साल है। मैं दवाइयाँ खा रहा हूँ, लोप्रीन खा रहा हूँ, इंजो प्लस एनजी प्लस वो खा रहा हूँ, इसके अलावा मैं रेनोला खा रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा मैं डोपा खा रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा और भी दवाइयाँ हैं मेरे, अब ध्यान में नहीं, और भी काफी दिल की ठीक है। दवाइयाँ खा रहा हूँ, शुगर की इंसुलिन भी ले रहा हूँ। सही है, चलें आपके सवाल का जवाब लेते हैं। सर, कोई आप पूछना चाहेंगे? वैसे तो जी इन्होंने जी सब नहीं, कुछ बिल्कुल बता दिया, बात है। बहुत काफ़ी शुक्रिया कॉल करने डिटेल का। में उन्होंने बता जी। दिया हमें। नहीं, आई थिंक इनकी डिजीज़ काफ़ी एग्रेसिव है, काफ़ी दफ़ा ये स्टेंट डलवा चुके हैं, फिर अभी रिसेंटली इनकी एंजियोग्राफी हुई और उन्होंने बैलून किया, और मेरे ख्याल मोस्ट प्रॉब्ली ऐसे हुआ होगा कैल्सिफिक लियन होगी, पूरी तरह खुली नहीं होगी, फिर उन्होंने छोड़ दिया होगा कि इससे पहले कि कुछ और हम करें तो इससे बेहतर है किसी के साथ किया जाए। अब इनका जो मसला है, आई थिंक वहाँ पे AFIC में उन्होंने दिखाया, उन्होंने उस हिसाब से देख के इन्हें मेडिसिन भी लिख के दी हैं, और जो उनके लिए बेहतर होगा वो उन्होंने किया होगा। एक दफ़ा जब इनकी मैं CD देख लूँगा तो वो CD से मुझे पता, CD जो एंजियोग्राफी की CD है उससे ज़रा पता चलेगा कि क्या इनका इशू है और कैसे किया जा सकता है। अगर कुछ और नहीं किया जा सकता तो एटलीस्ट दवाइयों के साथ एडजस्ट किया जाए, जो इनकी डेली रूटीन है उसमें एटलीस्ट चलना फिरना शुरू कर दें, रूटीन में अपना काम काज करना शुरू कर दें, कि इस काबिल बना दें कि ये फिट हो जाएं और अपनी डेली रूटीन चला सके। लेकिन अब ये कल आ जाएं, आई थिंक इनको नहीं भी अपॉइंटमेंट मिलती तो कल आ जाएं, इन्हें देख लूँगा और मैं CD देख के तो फिर इंशाल्लाह उसने इन्हें एडवाइस करूँगा। जी जी। अच्छा सर, इस तरह भी होता है कि अगर कोई शरीयान बंद है, जिस तरह के हम पेशेंट को एंजियोग्राफी के लिए कहते हैं, तो बहुत सारे लोग इस तरह भी घबराते हैं कि यार एंजियोग्राफी अगर हमने करवा ली तो फिर हमें एंजियोप्लास्टी भी करानी पड़ेगी। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये ना हो कि वो एंजियोग्राफी में ही मेरी एंजियोप्लास्टी कर दें, तो ये बहुत सारे लोग डरते हैं इस प्रोसीजर से। थोड़ा सा देखिए आप एंजियोग्राफी जो है, मैं बताऊं कि ये एक टेस्ट है, और ये टेस्ट है जो हमें 100% बताता है कि आपकी बीमारी कितनी है। यानी 3 नालियां होती हैं, उन 3 नालियों में से कितनी बंद हैं और कितने फ़ीसद बंद हैं, और क्या उनको दवाइयों के अलावा कोई स्टेंट वगैरह डालने की ज़रूरत पड़ेगी या स्टेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या स्टेंट से भी ज़्यादा बीमारी है और आपको बाईपास करवाना पड़ेगा। तो ये तो हमें एंजियोग्राफी के बाद ही पता चलेगा। तो एंजियोग्राफी नॉर्मली मरीज़ के लिए बड़ा बेहतर होता है कि जब एंजियोग्राफी हो रही है तो बीच में से ट्यूबें गई होती हैं, तो उसी वक्त जो करवाना है करवा लें, ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि अगर आप एंजियोग्राफी करके दोबारा जाएंगे फिर आके एंजियोप्लास्टी करवाएंगे तो दोबारा उस पूरे प्रोसीजर में से गुजरना पड़ेगा, प्रिक होगा, फिर वायर जाएगी, फिर कैथेटर जाएगा, और वो प्रोसीजर पूरा होगा। अगर आप उस वक्त करवा लेते तो और 15-20 मिनट या आधा घंटा लगता है और आपकी एंजियोप्लास्टी, आपका इलाज हो जाता है। और आप बिल्कुल। तो सर ये टेस्ट जो है ये सेडेशन में किया जाता है या नहीं, सेडेशन में सुन करते हैं, यहाँ से इंजेक्शन लगा के, या कई दफ़ा पेशेंट अगर कोई थोड़ा सा एंग्जाइटी में हो तो उसे रिलैक्स करने के लिए इंजेक्शन दे देते हैं, और कोई उसमें और बाकी बेहोशी वोशी कुछ नहीं होती। 15 मिनट में टेस्ट हो जाता है। सही। टेस्ट के बाद वो पट्टी वट्टी होती है, 3 घंटे अपने पास रखते हैं, फिर घर भेज देते हैं। यानी कि बड़ा आसान सा टेस्ट है, बहुत आसान सा है, और लोग मैं ज़्यादा रहे होते हैं। इस टेस्ट पे मैं ये बताना चाहूँ लोगों को कि देखें, जहाँ पे आपको शक पड़ा है कि आपको चलने से सीने में दर्द हुआ है, आपको खाना खाने के बाद सीने में दर्द हुआ है, आप सीढ़ियाँ चढ़े हैं, कोई वजनी चीज़ उठाया तो उससे दर्द हुआ है,
रात सोए हुए हैं, नींद में अचानक आपको सीने में दर्द और घबराहट उठ के बैठ गए हैं, तो ये बड़ी खतरनाक चीज़ है। बिल्कुल। आप आके अपने टेस्ट करवाएं, और जो अच्छा टेस्ट जो आपको बता देगा फौरन कि आपको बीमारी है नहीं है, वो एंजियोग्राफी, यानी ये एक अच्छा गोल्ड टेस्ट है। स्टैंडर्ड टेस्ट है, सही, जिसमें गोल्ड शक की गुंजाइश नहीं रहती। बाकी आप टेस्ट करवाते हैं, कोई 40% मिस करता है, कोई 30% मिस करता है, उसमें पता नहीं चलता। लेकिन एंजियोग्राफी ऐसा टेस्ट है जो 100% बताता है, और आपकी बीमारी का पता चलता है, और डॉक्टर को भी पता चल जाता है, क्लियर हो जाता है कि मैंने इस मरीज को कैसे इलाज इसका यानी करना इस टेस्ट से बिल्कुल भी ना घबराएं, बड़ा आसान है और बहुत, बहुत जी। जल्दी हो जाता है। यहाँ पर कॉलर हैं, उनको लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम, मेरा नाम आवेश है, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। जी, सवाल पूछें। जी, बेसिकली आई एम 48 एंड बीपी का मसला नहीं है, ना ही शुगर है। ठीक है। बेसिकली मुझे कोलेस्ट्रॉल जरूर थोड़ा बहुत हाई है, 2.6 समथिंग। कितना है? ले रहा हूँ मेडिसिन 216। अच्छा, उसके लिए मैं 40 mg ले रहा हूँ लिपिगेट। ठीक है। अभी लास्ट वीक इस तरह हुआ कि रात के वक्त खाने के बाद एकदम स्टमक के ऊपर प्रेशर जैसे आता है और थोड़ी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ थी। तो वो 2-3 घंटे तक इस तरह रहा, फिर ठीक हो गया खुद ही। ठीक है। मैंने उसके बाद फॉलोअप में एको करवाया और ईटीटी करवाई है। ईटीटी ठीक है, एको भी ठीक है। ईटीटी में ये कहते हैं कि फ्रीक्वेंट पीबीसी है। तो अच्छा, अब इसका क्या फॉलोअप होना चाहिए? वैसे चेस्ट में कोई पेन नहीं है किसी के साथ। ठीक है, सही है। खानदान में किसी को दिल का मसला है आपके? स्मोकर। जी, फादर तो है। अच्छा, ठीक है। स्मोकिंग वगैरह करते हैं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, ठीक है। एक्सरसाइज करते हैं? जी, एक्सरसाइज, वॉक करते हैं? एक्सरसाइज, वॉक वगैरह करते हैं? तकरीबन 2 वीक से मैंने 3 किलोमीटर डेली कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। तो उस वक्त कोई घबराहट या सांस लेने में प्रॉब्लम या दर्द वगैरह तो नहीं आता? नहीं, शुरू में थोड़ा सा होता है, शुरू के फ्यू मिनट, लेकिन उसके बाद ठीक है। ठीक है। टेस्ट वगैरह कोई ब्लड के आपके हुए हैं, वो सही हैं सारे? कोलेस्ट्रॉल, लिपिड प्रोफाइल जैसे बताया वो थोड़ा जी। कोलेस्ट्रॉल में है हाई, बाकी तो जी जी जी। उसके अलावा आपकी Anxiety ठीक है? थोड़ी सी- सही है, ठीक है। एंग्जाइटी है थोड़ी सी आजकल, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं। एंजाइटी भी है आपको? ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आपके सवाल का जवाब लेते हैं। जी सर। जी, इनके बड़ा टिपिकल एपिसोड हुआ है, और उस एपिसोड ऐसा है कि जिसमें लगता है कि इन्हें प्रॉब्लम है और इनकी कोई ना कोई आर्टरी जो है वो बंद है। सही। और वो एपिसोड आया और कहीं रिकॉर्ड नहीं हुआ। जो ईटीटी इन्होंने कहा है उसके ऊपर फ्रीक्वेंट वीपीसीज आई हैं, वो भी एक फ्रीक्वेंट जो वीपीसीज ड्यूरिंग एक्सरसाइज आए, तो वो भी एक इंडिकेशन होती है कि कोई चीज़ है। कुछ है। मेरा इनको ये मशवरा होगा कि 2 टेस्ट, शक तो है कि इनकी नालियाँ बंद है, ठीक है। इनको 2 टेस्ट करवाने की ज़रूरत है। एक या तो सिटी एंजियो पहले करवा लें, सिटी एंजियोग्राफी, और उससे पता चल जाएगा कि इनकी कोई नालियाँ बंद हैं, और अगर वो बंद हैं फिर दोबारा प्रॉपर एंजियोग्राफी करके तो फिर जो अगर कुछ करना हो तो कर देंगे, या फिर सीधी सीधी एंजियोग्राफी करवाएं। ठीक है। गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट 100% बता देगा है या नहीं है, और ये बिल्कुल सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इनके इसको फादर को भी है, तो इनके लिए बड़ा yes, ज़रूरी है बड़ी कि बड़ी करवा चांसेस लें। हैं कि इनको ये वाला 48 इनकी एज है। और मेरा ये इनको ये मैं इनको तो मैं मशवरा दूंगा, यार एक दफ़ा आप 48 हैं, यंग है, फर्स्ट क्लास, आप इस वक्त पीक ऑफ आपके एज पे हैं और करियर पे हैं, और आपने भागना दौड़ना काम अभी आपने सारे करने हैं, तो एक दफ़ा आपको पता चल जाए कि आपको ये बीमारी है या नहीं है, तो वो क्लियर करना, उसके लिए एक ही टेस्ट है एंजियोग्राफी। वो एंजियोग्राफी करवाएं, अगर वो क्लियर हो जाए तो फिर रिलैक्स करके उसमें कोई डिजीज़ आती है फिर उसी हिसाब से उसका इलाज किया जाए। सही। अच्छा सर, इन्होंने कोलेस्ट्रॉल की बात की, तो ज़रा थोड़ा सा आवाम की अवेयरनेस के लिए बता दीजिएगा कि जब हम लिपिड प्रोफाइल करवाते हैं तो उसमें कोलेस्ट्रॉल भी होता है, ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, एलडीएल एचडीएल होता है, तो क्या कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड एक ही चीज़ है? क्या अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होगा तो ट्राइग्लिसराइड्स भी बड़े होंगे? और अगर इसको हम खुराक से कंट्रोल करना चाहें तो क्या कर सकते हैं हम लोग? बिल्कुल जी, ये देखें नॉर्मली जब आपका कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा आते हैं तो वो एक तो सैंपल का होता है कि फास्टिंग सैंपल, ट्राइग्लिसराइड पे बहुत फ़र्क पड़ता है कि अगर आपने बगैर खाए पिए टेस्ट करवाया, बाकी कोलेस्ट्रॉल और एलडीएल पे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। वो अगर आपका ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है तो अगला सैंपल जो है 12 से 14 घंटे की फास्टिंग के बाद कराओ, यानी 12 से 14 घंटे कुछ ना खाया हो, शाम का आपने खाना खाया हो 7 बजे और सुबह 9 बजे आके टेस्ट करवाएं, तो फिर वो सही रीडिंग आएगी। हाँ, अगर थोड़ी सी ऊपर, जैसे इनका 216 है तो 216 इतना ज़्यादा नहीं है, वो डाइट से एक्सरसाइज से, लेकिन क्योंकि इनको एपिसोड हुआ है एक चेस्ट पेन का और हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि इन्हें हार्ट की डिजीज़ होगी, तो इसलिए मेडिसिन जो है शुरू कर देनी चाहिए। 240 मिलीग्राम इन्होंने शुरू किया है, नॉर्मली मैं 10 या 20 से शुरू करता हूँ, तो ये ठीक है 40 से 20 पे ले आएँ और ये उसी से इंशाल्लाह कंट्रोल हो जाएगा। और फिर जब एंजियो हो जाए और उसमें डॉक्यूमेंट हो जाए कि इनको कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ है या ब्लॉकेज है, फिर इसको जो लिपिड लोअरिंग जो दवाई है जो कोलेस्ट्रॉल वाली, वो इन्हें जारी रखनी पड़ेगी। और ये जो टेस्ट हैं
ये इसमें जो ज़्यादा ख़तरनाक होता है वो LDL होता है, और उसका लेवल अगर आपका एक नॉर्मल बंदे का 130 से ऊपर जाता है तो एब नॉर्मल है। जो हार्ट वाला पेशेंट होता है तो हमारी ये कोशिश होती है कि उसका लेवल 70 से नीचे आए। अच्छा। हाँ जी। और HDL है वो 40 से ऊपर होना चाहिए। ये अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, जितना ऊपर होगा उतनी दिल को प्रोटेक्शन होगी, हार्ट डिजीज कम होगी। और इसको बढ़ाने का एक ही तरीका होता है कि अगर आपका वजन ज़्यादा है तो वजन कम करें, वर्जिश करें, और अगर आप सिगरेट पीते हैं तो सिगरेट बंद करें तो HDL ऊपर चला जाता है। बिल्कुल। और हमारे एक कॉलर ने बताया कि उन्होंने कंट्रोल किया है, तो जी। ये डेफिनेटली डाइट और एक्सरसाइज से कंट्रोल हो सकता है। कॉलर है, उनको लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं लाहौर से बोल रहा हूँ, एहसान मेरा नाम है। जी एहसान साहब, सवाल पूछिए। जी मुझे आपका शो देख के बहुत अच्छा लगा और मैं बहुत इंकरेज हुआ कि मैं भी सवाल पूछूं। बहुत शुक्रिया। मेरा सवाल मुख्तसरन ये है कि मैं पेशेंट एक रहा हूँ 2006 से हार्ट का, लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही स्टेबल जिंदगी गुजारी है। अभी पिछले महीने 15 जुलाई को मेरे साथ एक एपिसोड हुआ इसका माइनर स्ट्रोक का। अब उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए मैं हॉस्पिटलाइज था, 2 दिन रहा वहां पे। फिर उसके बाद ये हुआ कि जी उन्होंने कोई चीज नहीं उनको कोई डायग्नोज हो सकी, तो फिर उन्होंने हाल्टर लगा दिया। ठीक है। अब हाल्टर भी मेरे साथ जो है जी वो 48 घंटे से लगा हुआ था, तो उसमें कुछ वेरिएशंस वगैरह जो है वो नोट की गई और उनको फिर फर्दर कोई फिजिशियन है, उन्होंने उसको एनालाइज किया। ठीक है। उन्होंने कहा जी कि आप ऐसे करें, मेरे पास बाद में है, पहले आपके साथ और भी कोई इशू है हार्ट का, तो आप उसको पहले एड्रेस कराएं। मैं यहाँ लाहौर में ही वो PIC के चीफ कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उनके पास गया तो उन्होंने फौरी तौर पर मेरी एंजियोग्राफी की। तो उसमें मैं समझा कि साथ ही वो एंजियोप्लास्टी भी हो जाएगी। तो ऐसे 10 मिनट में मुझे तो पता ही नहीं चला कि कैथेटर भी गया अंदर, वो इतना कंफर्टेबली सारा कुछ हुआ। ठीक। तो बात क्या है कि उन्होंने कहा जी कि मैं आपका कुछ भी इससे आगे नहीं कर सकता, कि अब आपके कार्डियक सर्जन की ओपिनियन चाहिए हो। अच्छा। उन्होंने खुद एक जगह पर रेफर कर दिया, मैं वहां पे गया, वहां पे उन्होंने कहा जी कि आपके साथ ट्रिपल वेसल डिजीज है और आपकी कैल्सिफिकेशन है 3 आर्टरीज के अंदर। ठीक है। अब ये है कि जी मेरा जो सवाल है जी कि मेरे जैसे और भी जो पेशेंट हैं वो ये जानना चाहेंगे कि क्या कैल्सिफिकेशन जो है इसको शुरू में जब वो नोटिफाई होती है उसको वहां पे कंटेन नहीं किया जा सकता। तो ये एक ऐसी चीज है कि इसको इस स्टेज पे अभी मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अभी भी कोई अपीयरेंस किस्म के मेरे साथ सिम्टम्स सही, लेकिन ये कि अब मैं आज प्लान था क्योंकि मैं ब्लड थिनर्स पे था स्ट्रोक की वजह से, अब इसको हमने पोस्टपोन कर दिया है नेक्स्ट मंडे के लिए। ठीक है। तो आपका सवाल बहुत अच्छा है और ये जो सवाल है ये बाकी लोगों को भी इसको सुनकर अफाका होगा और इस पर हम बात करते हैं। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया और हमारे प्रोग्राम को सराहा। जी सर, इन्होंने कहा कि ट्रिपल वेसल डिसीज़ है इनको, तो इनका सवाल ये था कि अगर ये बीमारी शुरू होती है तो क्या इसको उसी जगह पर कंट्रोल किया जा सकता है, या अगर एक दफ़ा शरियानें बंद हो गई हैं तो उसे खोलने का कोई तरीका है? खोलने का मैकेनिकल और कोई तरीका नहीं, स्वाई एंजियोप्लास्टी स्टेंट के और बाईपास के और कोई तरीका नहीं। दवाई जो है उससे कम नहीं होती। दवाई का जो मकसद ये होता है कि जब आपकी तीनों नालियां बंद हैं तो हम जब तक मुकम्मल पूरा इलाज ना करें, जैसे स्टेंट ना डलवाएं या बाईपास ना करें, तो वो टाइम को जो है वो गुजारा जाए और आपको कोई नुकसान ना हो, यानी आपको अटैक ना हो। हार्ट अटैक का मतलब ये होता है कि आपको हार्ट अटैक हुआ तो दिल का वो हिस्सा डैमेज हो गया और आपको चांसेस है हार्ट फेलियर के और रिदमिया के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, कॉम्प्लिकेशंस के। लेकिन बहुत सारे अच्छे जो मरीज़ हैं, डिसिप्लिन मरीज़ हैं और जो एजुकेटेड मरीज़ हैं, इवन अनएजुकेटेड भी, जब उसे बता दें कि जी कि ये दवाई है जो आपने खानी है, इस टाइम पे आपने खानी है, ये खुराक की एहतियात करनी है, ये आपने एग्जर्ट नहीं करना, जहाँ पे आपको चलने से सीने में दर्द आ जाए वो आपकी हद है, उससे आगे आपने नहीं चलना, रुक जाना है, उससे अपनी फिजिकल एक्टिविटी कम रखनी है, उससे ज़्यादा नहीं रखनी। खाना पेट भर के नहीं खाना, जिसे पंजाबी में कहते हैं तुन के नहीं खाना, सही। वो वाला आपने थोड़ी भूख रख के खाना खाना है। जब भी आपका मैदा फुल होगा आपको सीने में दबाव आएगा, आपको सीने में दर्द होगा। हमेशा जब हल्का रखेंगे तो आप आराम में रहेंगे, अदरवाइज़ आपको तकलीफ़ हो सकती है। और वो लोग जो स्पेशली रात को खाना खाते हैं पेट भर के और फिर सो जाते हैं जल्दी, उनको रात में हार्ट अटैक होता है और रात को फिर भागना पड़ता है अस्पताल में, इमरजेंसी में भागना पड़ता है। इनका ये सवाल था कि ये कैल्सिफिकेशन है कि कहाँ पे रोका जा सकता है। यस, देखिए जब भी आपको सिम्टम्स हों, चलें सीने में दर्द हो जाए, चलें घुटन महसूस हो जाए, इनको हल्की सी कोई चीज़ महसूस हुई तो इन्हें वो
स्ट्रोक जब हुआ तो फिर पहुंचे, उन्होंने अपने सारे टेस्ट करवा लिए, वहाँ से चलते 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 इनको ज़्यादा कोई सिम्टम्स नहीं थे, तो वो जाके निकल आया जी। फाइनली एंजियोग्राफी ने डायग्नोज किया कि ट्रिपल वेसल डिजीज़ है। सही। और वहाँ से जब आपको पता चले तो फिर आप अपनी दवाई शुरू कर दें और अपनी एहतियात शुरू कर दें। देखिए इसकी 3 दवाइयाँ होती हैं मिनिमम। अगर आपको कम से कम भी डिजीज़ है या ज़्यादा से ज़्यादा भी डिजीज़ है तो आप चंद दवाइयाँ, 3-4 दवाइयाँ होती हैं, अगर वो बाकायदगी से खाते रहें कि सुबह नाश्ते के बाद आपको पता हो कि ये दवाई मैंने सुबह खानी है, ये शाम को आके खाने के बाद मैंने खानी है, और उसमें आप कोई नागा ना करें और एहतियात अपनी जारी रखें, तो आप बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। यानी आपकी बीमारी में जो तेज़ी होती है या एग्रेशन होती है वो ख़त्म हो जाती है। और जो कई दफ़ा होता है कि आपको इतनी ज़्यादा बीमारी नहीं होती, यानी अगर नाली 100% बंद हो फिर हार्ट अटैक होता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों की नालियाँ किसी की 30% बंद है, किसी की 40% बंद है, किसी की 60, किसी की 70, किसी की 90। 70 से ऊपर या इससे ऊपर हो तो हम स्टेंट डालते हैं, अदरवाइज नहीं डालते। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जब आप एहतियात करते हैं और अपनी दवाई खाते हैं तो बगैर स्टेंट के भी गुजारा कर जाते हैं। दवाई अपनी बाकायदगी से खाते हैं, जो एहतियात बताइए उस पर अमल करते हैं, नींद अपनी पूरी करते हैं, वजनी चीज़ नहीं कोई उठाते, गुस्सा नहीं करते, और उसके साथ साथ जो आप जल्दी में कोई चीज़ करने की कोशिश नहीं करते। उनकी जेब में हर वक्त एंजिसिड, ज़बान की नीचे रखने वाली गोली, और डिस्पिन की गोली हर वक्त होनी चाहिए। कहीं अगर वो दर्द हुआ है, रुक गए हैं और 1 मिनट के अंदर अंदर सीने का दर्द ठीक नहीं हुआ तो फिर ज़बान के नीचे एंजिसिड रखें, और एंजिसिड रखने के साथ साथ डिस्पिन की भी गोली खा लें तो उन्हें काफ़ी आराम। इसी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर नाजरीन वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे हैं दिल की बीमारियों के हवाले से और हमारे साथ मौजूद हैं मेजर जनरल रिटायर्ड अज़हर महमूद कियानी साहब। जी सर, हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले कि किस तरह से दवाइयों से बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है, और आपने बताया कि 2 दवाइयाँ जो हैं वो हर वक्त जेब में होनी चाहिए। हम हमेशा से अपने प्रोग्राम में बात करते हैं एक एमरजेंसी किट की, तो मैं चाहती हूँ कि आप बताएं कि एमरजेंसी किट में कौन कौन सी दवाइयाँ हैं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मैंने देखा है कि हम अपने प्रोग्राम में बात करते हैं, सोशल मीडिया पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, लेकिन अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि अगर उनके किसी प्यारे को या वालिदैन को अगर दिल का दौरा आता है तो वो परेशान हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आती कि उस वक्त उनको क्या करना है। तो एमरजेंसी किट में कौन कौन सी दवाइयाँ होनी चाहिए, क्या ये इजीली अवेलेबल हैं हमारे पास? जी बिल्कुल इजीली। देखें, एक एंजिसिड है, एक डिस्प्रिन है, और ये आम ओवर द काउंटर अवेलेबल हैं, और ये हर घर में होनी चाहिए। दिल की बीमारी है या नहीं है, घर में ये ज़रूर होनी चाहिए। और तीसरी जो है वो एक पैच है, जो कि GTN पैच है, नाइट्रेट का पैच है, वो आजकल पाकिस्तान में नहीं मिल रहा, लेकिन ये 2 ही दवाइयाँ हो जाएं तो ये काफ़ी हैं, और ये बड़ी सस्ती दवाइयाँ। आई थिंक ये अगर आप दोनों लेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 40-50 रुपए की मिल जाएंगी। अच्छा। हाँ, इससे ज़्यादा ये महंगी दवाई नहीं है, और ये हर घर में मौजूद होनी चाहिए। उसमें ये होता है कि कहीं आपको सीने में दर्द होता है तो आप रुक जाएं, और अगर ठीक नहीं होता है मिनट के अंदर अंदर तो ज़ुबान कीजिए रख लें, और दोबारा दर्द होता है तो फिर आप दूसरी एंजिसिड 5-6 मिनट के बाद रख लें, और 7 डिस्पिन की गोली चबा के खा जाएं। हाँ, उससे चबा के खाने से उसका जो एक्शन है वो जल्दी हो जाता है, असर उसका जल्दी शुरू हो जाता है, और जो काम कर रहे हैं वो रोक दें। अगर चल रहे हैं तो बैठ जाएं, खाना खा रहे हैं तो खाने को रोक दें, सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं तो बैठ जाएं, सीढ़ियाँ और ना चढ़ें, और कोई वजनी चीज़ उठाई है तो उसको नीचे रख दें, और वो उससे कुछ देर के बाद वो दर्द ऑटोमेटिकली ठीक। एक्चुअली 5 मिनट अगर आपको हो गए हैं, आपने दूसरी डोज ले ली है, तो अभी 5 मिनट और आप वेट कर सकते हैं सर? इंतज़ार करें कि 5 मिनट वो ठीक होता है तो ठीक है, वरना फिर तीसरी भी आप ले सकते हैं 5-7 मिनट के बाद। अगर उसके बाद आराम नहीं आता और डिस्प्रिन लेने के बाद आराम नहीं आता, फ़ौरन हॉस्पिटल की इमरजेंसी में जाएं, और ताकि हो सकता है कि वहाँ पे जाके कोई और स्पेशल इलाज करना पड़े, क्लॉट बस्टर इंजेक्शन है वो देना पड़े, या एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, प्राइमरी एंजियोप्लास्टी वो ना करनी पड़ जाए। तो ये दवाई तो आपने ले ली। इस दवाई का एक ये फ़ायदा होता है कि एक तो कई दफ़ा दर्द का आराम आ जाता है, और कई दफ़ा जो आपको हार्ट अटैक हो रहा होता है वो हार्ट अटैक या तो रुक जाता है, या फिर उससे जो नुकसान होना होता है उस नुकसान जो है वो बहुत कम हो जाता है। तो इस दवाई का फ़ायदा हमेशा ज़रूर होता है, तो ये आपके पास ये वाली ज़रूर मौजूद होनी चाहिए। यहाँ पर कॉलर है, उनको लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। हाजी खान बोल रहा हूँ तोता शरीफ से। जी, सवाल पूछे। मेरे मेदे में सामने सीने में दर्द रहता है, और सीधा बैक साइड में भी यही दर्द रहता है। दूसरा तीसरा दिन है अब।
और अच्छा। वो सिर्फ मैदे की दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहा हूँ, बाकी ब्लड प्रेशर की कोई दवाई वगैरह नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, उम्र क्या है आपकी? उम्र 60 साल। 60 साल है। कोई तंबाकू नोशी वगैरह करते हैं? शुगर है आपको? नहीं नहीं नहीं, शुगर नहीं है। ठीक है। और आप ये बताइए, मोटापा तो नहीं है आपको? मोटापा भी नहीं है, बस ये नॉर्मल वजन है। ठीक है। ये दो तीन दिन हो गए हैं, ये सिर्फ ये सामने सीने में और सीधा बैक साइड में पसली के पीछे। अच्छा, ठीक है, राइट साइड में पसली के पीछे। किसी डॉक्टर को दिखाया है? इमरजेंसी में गए हैं? ईसीजी करवाई है आपने अपनी? नहीं कराया। अच्छा, ठीक है, ये करवानी चाहिए थी। खानदान में किसी को आपके दिल का मसला है? ब्लड प्रेशर तो है, लेकिन इसका दिल का कोई इमराज नहीं है। ठीक है, सही है। सर, आप कोई सवाल पूछना चाहेंगे? जी जी बिल्कुल। और उसमें आपके जो किसी और बहन भाई या वालिदैन में से किसी को दिल की तकलीफ हुई है? नहीं डॉक्टर साहब, नहीं है, बिल्कुल दिल की बीमारी तो नहीं है। और जी क्या नाम है, मैदे की तकलीफ है, क्योंकि मैं दवाइयाँ दे रहा हूँ तो। जी ठीक है। अच्छा, आपके सवाल का जवाब देते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी जी, आई थिंक इनका जो अभी दर्द हो रहा है, ये मुझे लगता है कि ये दिल का ही दर्द है, बिल्कुल। और इन्हें चाहिए कि वहीं तोसा में सरकारी अस्पताल है, वहाँ पे जाएं और वहाँ पे ईसीजी वगैरह करवाएं और डॉक्टर साहब से मशवरा करें, दवाई अपनी शुरू करें, और अभी चलना फिरना ज़रा कम करते हैं जब तक ये दर्द ठीक नहीं हो जाता। और वहाँ से ईसीजी से पता चले कि कहीं इन्हें कोई हार्ट अटैक या ऐसी कोई चीज़ तो नहीं हो रही, या कोई अनस्टेबल एंजाइना तो नहीं है। और दवाइयाँ जो है वो, जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि ज़ुबान के नीचे रखने वाली गोलियाँ एंजिसिड इनके पास भी होनी चाहिए, वो रखें, ज़ुबान के नीचे लेके रखें। और बाकी दवाइयाँ जो है वो डॉक्टर साहब के पास पहुँच के फिर जाके वो जो उनसे लिखवाए और वो अपना इलाज शुरू करवाएं। लेकिन इस तकलीफ को इन्हें इग्नोर ना करें, फौरन से नज़रअंदाज डॉक्टर के ना पास जाइए करें, आप। नज़रअंदाज ना करें, ये पहुँचे, खुदा न खास्ता ये ना हो कि फुल फ्लैज आगे जाके कहीं हार्ट अटैक हो जाए। अच्छा सर, ये एक टिपिकल पेशेंट हैं, देखिए जिस तरह की ये बता रहे हैं कि 2-3 दिन से इनको दर्द आ रहा है, लेकिन फिर भी ये डॉक्टर के पास नहीं जा रहे, तो ऐसा क्यों करते हैं हम? हालांकि मैं भी अपने इर्द गिर्द लोगों को एजुकेट करने की बहुत कोशिश करती हूँ, स्पेशली वालिदैन जो होते हैं इस उम्र में, वो अपनी तकलीफ एक तो औलाद को बताते भी नहीं है, वो समझते हैं कि मैदे का दर्द हो रहा है। और हम अपने प्रोग्राम में नाजरीन हमेशा बताते हैं कि ओल्ड एज में अगर आपको मैदे का दर्द आ रहा है तो हो सकता है कि वो आपके दिल का दर्द हो। तो ओल्ड एज में आपने कभी भी किसी दर्द को जो है वो नॉन सीरियसली नहीं लेना। जी सर, कंटिन्यू करें, आप कुछ बता रहे थे। जी, उसमें आई थिंक ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये इस प्रोग्राम का मकसद ही हमारा यही है कि लोगों को बताएं कि कब डॉक्टर के पास जाना है, और आपने अगर आपको तकलीफ हो रही है तो उसके ऊपर बैठना नहीं है। हो सकता है कि वो तकलीफ आपके लिए जानलेवा साबित हो और आपको मौका ना दे कि आप अस्पताल तक पहुंच सके। तो जब आपको तकलीफ होती है तो बगैर टाइम ज़ाया किए आप सीधे अस्पताल पहुंच जाएं, ताकि एक दफ़ा पता चल जाए कि आपको कोई इमरजेंसी या कोई ऐसा हार्ट अटैक हो तो नहीं रहा। अगर हो रहा है तो उसका इलाज शुरू हो जाना चाहिए, और साथ ही साथ जो है वो आपको डॉक्टर से उसका मशवरा जो है वो कर लेना चाहिए। देखें, ये तौसा में रहते हैं, इन्हें पता होना चाहिए कि तौसा में किस जगह पे, पेरिफेरी का इलाका है, अभी काफ़ी ज़रा डेवलप हो गया, उसमें अस्पताल भी, उस जगह पे मैं गया हूँ, मैंने अस्पताल देखा है, उस अस्पताल में अभी कुछ इक्विपमेंट भी कुछ आया, काफ़ी कार्डियोलॉजी का इक्विपमेंट आया हुआ है। अच्छा। तो ये तौसा में ये फैसिलिटीज़ हैं, इन्हें जाना चाहिए तौसा के सरकारी अस्पताल में, वहाँ पे जाके ईसीजी करवाएं और फिर देखें जी कि दिल की तकलीफ तो नहीं है। वहाँ से देखें कि आप ऐसे डॉक्टर के पास जाएं जिसको दिल की बीमारी की तशखीस का पता हो कि कैसे उसको डायग्नोस करना है, फिर इलाज कैसे करना है। और तौसा के नज़दीक कहीं इनका कोई ज़्यादा मसला हो तो मुल्तान नज़दीक है, मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी बहुत बड़ा दिल का अस्पताल है जहाँ पे फ्री इलाज होता है, वहाँ पे जा सकते हैं और ये अपना वहाँ पे इलाज करवा सकता है। और ये सारे लोग जो मुल्तान के इर्द गिर्द हैं, उन्हें चाहिए कि अगर खुदा न खासा तकलीफ हो, लोकल डॉक्टर को दिखाएं जिसको दिल की बीमारी का पता है, और वहाँ से तशखीस करवाएं। और अगर वो कहते हैं जी कि आप मुल्तान चले जाएं, तो मुल्तान को जो बड़ा दिल का अस्पताल है वहाँ पे सरकारी अस्पताल में चले जाओ, अपना इलाज करें। इसी तरह जो बाकी शहर है, हर एक को पता होना चाहिए कि मेरे नज़दीक दिल का स्पेशलिस्ट कौन बैठा हुआ है, या कौन सा अस्पताल मेरे नज़दीक है, इमरजेंसी में मैंने कहाँ पे जाना है। ये तो प्रैक्टिस कर सकते हैं ना, इस पे तो कुछ आपका खर्चा नहीं होता। ये चीज़ें कर लें तो आपको पता होगा, घर वालों को पता होगा कि अगर इन्हें कोई तकलीफ होती है तो हमने फ़ौरन उठा के कौन से हॉस्पिटल में लेके जाना है। यहाँ पर कॉलर हैं, उनको लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, आई थिंक कॉल जो है वो ड्रॉप हो गई है। तो ये हम हमेशा से अपने प्रोग्राम में बताते हैं कि अपना होमवर्क आपने कंप्लीट करके रखना है, कि आपको पता होना चाहिए कि नज़दीकी अस्पताल कौन सा है, नज़दीकी कार्डियोलॉजिस्ट कौन सा है। क्योंकि मैंने ऐसे भी पेशेंट्स के देखे हैं जिनमें लोग पूछ रहे होते हैं कहाँ जाऊँ,
अस्पताल कितने बजे खुलेगा, करीबी डॉक्टर कितने बजे खुलेगा, और इस सारे प्रोसेस में इस कदर टाइम ज़ाया हो जाता है कि जब पेशेंट को डॉक्टर के पास ले जाया जाता है तो अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर भी बहुत कुछ नहीं कर सकता। तो जिस तरह कि हम कहते हैं कि आपके पास दवाई होनी चाहिए, फिर आपने दाएं बाएं नहीं देखना, आपने फ़ौरन से पेशेंट को गाड़ी में डालना है और आपने कार्डियोलॉजिस्ट के पास या नज़दीकी अस्पताल के पास लेके जाना है। ठीक है सर, हमने कहा कि हम कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर सकते हैं, बहुत सारी डाइट्स ऐसी हैं, और हमेशा से आप कहते हैं कि सादा ग़िज़ा खानी चाहिए, जो कि हमें मुश्किल लगता है क्योंकि आजकल बाहर खाने का ट्रेंड भी बहुत ज़्यादा है, जंक फूड जो यंग जनरेशन है उसको पसंद भी बहुत ज़्यादा करती है। लेकिन मैंने ख़ुद भी ये प्रैक्टिस किया कि अगर सादा खुराक की तरफ चला जाया जाए तो इट्स वेरी इजी, बड़ा आसान सा काम है, और वो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपका टेस्ट भी डेवलप हो जाता है। तो सर ज़रा बताइएगा कि गोश्त कितना खाना चाहिए, मुर्गी जो है वो खानी चाहिए या बड़ा गोश्त भी आप खा सकते हैं, फिर जो मछली है वो किस कदर आपके लिए ज़रूरी है, वो कितनी खानी चाहिए, थोड़ा सा डाइट के उसमें मुताबिक बताइए। देखें, गोश्त मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आपका हफ्ते में 3 दिन गोश्त खा लें, और उसमें एक दिन छोटा गोश्त हो, एक दिन मुर्गी हो जाए, एक दिन मछली हो जाए। अगर मछली नहीं खाते तो मुर्गी खा लें, और बड़ा गोश्त महीने में एक दफ़ा खा लें। अच्छा। और जो दिल के मरीज़ हैं वो 2 महीने में एक दफ़ा बड़ा गोश्त। अच्छा। बिल्कुल ममनू कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। यानी अभी कभी आपको दिल करता है खाने के लिए तो वो खाएं। ज़्यादातर कोशिश करें कि सादा खुराक, चिकनाई जिसमें ना हो, यानी दाल, सब्ज़ी, सूखी रोटी, पराठा वाठा ना हो। जो हमारे फ्राइड किस्म के, डीप फ्राइड जो हमारे स्नैक्स होते हैं, समोसे, पकोड़े या इस तरह की और चीज़ें, शामी कबाब, इनको अवॉइड करें। कभी कभार खाने में कोई हर्ज नहीं है। जो फास्ट फूड है आपका, स्पेशली ये बर्गर्स हैं, जो कोला है, इनको अवॉइड करें। कभी आई थिंक मुंह का जायका बदलने के लिए महीने में एक दफ़ा खा लिया। और बच्चों को भी ये आदत ना डालें। बच्चों में जो मोटापा आ रहा है वो फास्ट फूड से आ रहा है, और कोल्ड ड्रिंक से आ रहा है, और चिप्स से आ रहा है। बिल्कुल। ये 3 चीज़ें बच्चों को मोटा करती है और उनका वेट बढ़ता है। और बच्चे जो है ये फ्यूचर की शुगर की बीमारी लेके फिर रहे होते हैं, और फ्यूचर की जो है ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी लेके फिर रहे होते हैं। और ये चीज़ें जब आप खाते हैं तो आप बीमारी पाल रहे होते हैं। सही। यहाँ पर कॉलर है, उनको लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं मजीद अब्दुल खान बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी, सवाल पूछे। सवाल मेरा ये है कि मैं जब एक्सरसाइज कर लेता हूँ, मेरा 48 एज है। ठीक है। जब एक्सरसाइज कर लेता हूँ तो तेज कदम से चलता हूँ तो उस वक्त प्रॉब्लम नहीं होती। जब हल्के से जॉगिंग की तरफ आ जाता हूँ तो फिर प्रॉब्लम ये खड़ी हो जाती है कि सेंट्रल चेस्ट में जलन शुरू हो जाती है। अच्छा। और सांस भी फूल जाता है, हल्का सा मैं फील कर रहा हूँ। ठीक है। और यही सिचुएशन जब डिप्रेशन हो जाती है कोई इशू पे, तब भी ये मसला खड़ा हो जाता है। अच्छा। तो ये कोई हार्ट की वजह से तो नहीं है? डॉक्टर साहब से अगर क्लेरिफिकेशन कर ले, कोई जवाब ले लें। ठीक है, ये बताइएगा, स्मोकिंग वगैरह करते हैं? खानदान में किसी को दिल का आर्जा है? नहीं, फैमिली में तो नहीं है। बीपी तो मेरा हमेशा नॉर्मल रहा है। सईदुल्लाह शाह साहब से भी कभी कभी चेकअप कराता रहता हूँ शिफा से। ठीक है। लेकिन वहाँ पे भी नहीं था। हार्ट स्कैन किया था, उसमें भी कोई खास चीज नहीं निकली। सही है। हार्ट स्कैन कौन सा? सीटी स्कैन में प्रॉब्लम हो जाती है जब तेज दौड़ता हूँ। आपने कौन से टेस्ट करवाए? सीटी स्कैन करवाया आपने? सीटी एंजियोग्राफी करवाई है? कौन सा टेस्ट करवाया आपने? हार्ट स्कैन करवाया था। हार्ट स्कैन कौन सा? हार्ट स्कैन किस किस्म का, क्या नाम था उसका? हार्ट स्कैन करवाया था शिफा में, सईदुल्लाह शाह साहब ने करवाया था। क्या थैलियम स्कैन था या क्या था? नहीं, एक बड़ी मशीन थी, उसके अंदर लेके गए थे। हाँ, सीटी स्कैन। ठीक है। और उसमें कोई बीमारी वगैरह पिक हुई है या नहीं? वो क्लियर है? नहीं, उस वक्त तो कुछ नहीं था। ठीक है, सही है। ये कब करवाया था आपने? ये तो काफी टाइम हो गया, 4-5 साल हो गए। अच्छा, ठीक। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा, जलन होती है तो उसके साथ कोई दर्द वगैरह भी आता है? और जब आप रुक जाते हैं तो क्या इसमें अफाका होता है? जब रुक जाता हूँ तो बहुत बड़ा पुरसुकून हो जाता हूँ, बहुत नॉर्मल हो जाता हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आपके सवाल का जवाब लेते हैं। जी सर। जी, ये तो टिपिकल एंजाइना है, टिपिकल दिल का दर्द है, जो चलते हैं तो नहीं होता, जब जॉगिंग करते हैं तो शुरू हो जाता है। तो मेरा इनको ये मशवरा है कि अभी आपने जो बाकी टेस्ट हैं, ब्लड टेस्ट वगैरह करवा लें, एको वगैरह करवा लें, और अब इनको एंजियोग्राफी, प्रॉपर एंजियोग्राफी करवानी चाहिए। उम्र इनकी 48 है, यंग है ये मरीज़ हैं, और इनको मुझे लगता है इनकी दिल की नालियाँ बंद हैं, उन्हें ये प्रॉब्लम है।
सही। और जब एंजियोग्राफी करवा लें तो फिर हमें भी ज़रा इन्फॉर्म कर देंगे इसमें क्या निकला था। लेकिन डॉक्टर साहब के पास जाएँ जो अपने कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उन्हें कहें जी कि मेरी एंजियोग्राफी करें और ये इनके सिम्टम्स हैं और इनको ट्रीटमेंट पूरी लेनी चाहिए। डॉक्टर साहब के पास जाके जो दिल के मरीज़ की जो ट्रीटमेंट होती है, जिसकी नालियाँ बंद होती हैं, वो पूरा नुस्खा लिखवाएं और नुस्खा लिखवा के वो दवाइयाँ शुरू कर दें जब तक कि एंजियोग्राफी नहीं होती। और फिर एंजियोग्राफी जो बताएगी उसी हिसाब से आगे इनका नुस्खा जो है वो लिखा जाएगा। अच्छा सर, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिस तरह कि आपने कहा कि रात को अगर हैवी खाना खाकर सो गए तो उनको रात में ही दिल का अटैक आ जाता है, और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि अचानक से उनकी डेथ हो जाती है। और हमारे यहाँ चूंकि रिवाज नहीं है पोस्टमार्टम का, तो फैमिली को पता नहीं चलता कि किस वजह से डेथ हुई, बस वो कहते हैं कि अल्लाह की तरफ से आई हुई थी। तो क्या इन लोगों में दिल का आर्जा होता है? क्या ये हार्ट फेलियर या कार्डियक अरेस्ट होता है जिससे इनकी डेथ हो जाती है? मोस्ट प्रॉबली जो देखें यही गैस होता है और ज़्यादातर ये हार्ट अटैक ही होता है। होता ये है कि देखिए जिसको होता है ना, उसको हो रहा होता है कई दिनों से और उसे वार्निंग मिल रही होती है, वो लिफ्ट नहीं करा रहा होता और डॉक्टर के पास नहीं जाता। जान इतनी प्यारी नहीं है उस वक्त तक, जब तक कि मजबूर होकर गिर ना जाए बिस्तर पे, उस वक्त तक डॉक्टर के पास नहीं जाते। जब शुरू में इन्हें वार्निंग होती है उस वक्त डॉक्टर के पास जाते हैं। उस वक्त होता है जब आपने अमल करना होता है और आप इस जो कैटास्ट्रॉफिक जो इवेंट होता है इससे, मौत से ये बच सकते हैं। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब आपको तकलीफ हो, चलने से सीने में दर्द हो, बात करें दर्द हो, वजनी चीज़ उठाएं दर्द हो, खाना खाएं दर्द हो, तो डॉक्टर के पास। इसका मतलब ये है कि आपकी नालियाँ बंद है और आपको हो सकता है कि मुस्तकबिल में हार्ट अटैक हो जाए। तो इसलिए उसकी तशखीस करना और उसका इलाज कराना बहुत ज़रूरी है। कई दफ़ा होता है कि आपको एक दफ़ा हुआ उसके बाद नहीं हुआ, तो वो एक वार्निंग थी, वो आपने उसके अगर लिफ्ट ना कराई तो मुस्तकबिल में अचानक कार्डियक अरेस्ट होगा। सही। इसलिए जब आपको एक वार्निंग मिल जाए तो उसके पीछे पड़ जाए, तब तक बीमारी का पता ना चल जाए कि बीमारी कितनी है और उसका क्या मैंने इलाज। सर यहाँ पर आखिरी कॉलर है, उनको लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मैडम कामरान हैदर बोल रहा हूँ रावलपिंडी से। जी कामरान साहब, सवाल पूछे। जी मेरा सवाल ये है डॉक्टर मेजर नजर रबूकियानी साहब से। मैं रावलपिंडी से बिलोंग करता हूँ, एज मेरी 48 ईयर्स है। ठीक है। तो स्मोकिंग मैं करता हूँ। तो इसमें ये है कि मतलब मैं ऐसे, मुझे कोई बीपी भी मेरा नॉर्मल है, फैमिली में भी कोई मतलब ऐसा नहीं, मतलब ब्लड प्रेशर का या हार्ट अटैक का। तो उसमें पूछना ये चाह रहा हूँ कि जो प्रिकॉशन है आजकल बेसिकली हमारी जो फूड, हम खुराक, मुर्गी वगैरह ये चीजें जो कोलेस्ट्रॉल, उसके लिए मैं लहसुन का यूज करता हूँ। तो वो मतलब क्या बेहतर है? ये जो वेन्स में जो कहते हैं कि जो ब्लॉकेज हो जाती है, लहसुन का यूज, मतलब देसी कोई अगर कोई चीज डॉक्टर साहब एडवाइस करे, रेगुलर जो यूज कर ले। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, बड़ा अच्छा सवाल है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि लहसुन खाने से, अदरक खाने से दिल की बीमारी जो है वो कंट्रोल हो जाती है। तो हम डॉक्टर साहब से आज पूछते हैं कि इसमें किस कदर सच्चाई है। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी सर। जी आई थिंक उसका कितना उसका फ़ायदा है वो तो मुझे नहीं पता। बहुत सारी स्टडीज़ इस पे हुई लहसुन पे। तो लहसुन पे ये था जी कि ये नुकसान इसका कोई नहीं है खाने में, और अगर खाएंगे तो क्या ये नालियाँ साफ़ करेंगे कि नहीं, नालियाँ नहीं साफ़ करती हैं। ठीक है, उसमें कुछ एंटी ऑक्सीडेंट्स हैं, उसका कुछ फ़ायदा होगा, लेकिन नालियाँ साफ़ नहीं होती। नालियाँ साफ़ होती हैं कि सबसे पहले, जैसे कॉलर से, इनको सबसे पहले आपने सिगरेट बंद करने चाहिए। बिल्कुल सिगरेट बंद करें, अपनी खुराक जो है वो सादा करें, हफ्ते में 3 दिन से ज़्यादा गोश्त ना खाएं, तली हुई चीज़ें ना खाएं, रोज़ाना आधा घंटा वॉक करें, नींद 6 से 8 घंटे पूरी करें, उससे इनकी सेहत और इनकी नालियाँ खुली रहेगी। उसके बाद लहसुन, बेशक हमारे वो डॉक्टर साहब कहते थे कि लहसुन का बस एक ही नुकसान होता है कि मुंह से बू बहुत ज़्यादा आती है। तो ये वाली जो चीज़ है कि लहसुन को आप खाएं, खाने के साथ आप खाएं, लेकिन लहसुन जो है आपकी बीमारी का इलाज नहीं है कि आप सिगरेट पिएँ, चिकनाई भी खाएं, फिर लहसुन खाना शुरू कर दें। नहीं, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप खुराक अपनी ठीक करें, एक्सरसाइज सही करें, सिगरेट बंद करें, तो इंशाल्लाह उसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आपको बीमारी होगी नहीं, अगर होगी तो उसकी स्पीड काफ़ी स्लो होगी। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें प्रोग्राम में टाइम दिया। जी नाजरीन, प्रोग्राम आपने देखा, उम्मीद है आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। जिस तरह कि डॉक्टर साहब ने कहा कि जब आपको दिल का दर्द हो तो आपने उस दर्द को ज़रूर लिफ्ट करानी है और फ़ौरन से अपने डॉक्टर के पास जाना है। दूसरी बात मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगी कि आजकल स्ट्रेस का माहौल है हर तरफ, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड इन्फ्लेशन है, हर जगह महंगाई है, और इस महंगाई के माहौल में इंसान
डेफिनेटली स्ट्रेस्ड आउट फील करता है। तो स्ट्रेस भगाने का क्या तरीका है? आपने अपने आप को खुश रखना है, कोशिश करनी है कि जो चीज़ आपको स्ट्रेस दे रही है उसको अपनी ज़िंदगी में से निकाल दें, मुस्कुराएं। अगर आपका वर्किंग एनवायरनमेंट है उसको बेहतर करने की कोशिश कीजिए, फ्रेंडली माहौल रखिए और दिलों में से कुदूरतों को निकालिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कीप स्माइलिंग। अल्लाह हाफ़िज़।